हेलो गाइस, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका ब्रांच अकाउंटिंग के पार्ट 2 में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया था कि ब्रांच क्या है, ब्रांच कितने तरह के होते हैं, हेड ऑफिस किस तरह से ब्रांच को ऑपरेट करता है, और मैंने ब्रांच अकाउंटिंग में डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट्स को हम लोग सिलेबस में पढ़ने के लिए बोले थे। तो डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग किस तरह से होता है, इसके 3 मेथड हमने बताया था, जिसमें पहला मेथड था डेटर सिस्टम, और आज डेटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डेटर सिस्टम यानी कि उसका दूसरा नाम है सिंथेटिकल मेथड। तो देखिए, डेटर सिस्टम मेथड से अगर हम ब्रांच अकाउंटिंग को सवाल को बनाएंगे तो किस तरह से ये सवाल बनेगा, बहुत ही आसान है एकदम, ये कोई टफ नहीं है। बहुत लोगों में ऐसा डर होता है कि ब्रांच अकाउंटिंग टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ब्रांच अकाउंटिंग का जो डेटा सिस्टम है, आइए हम लोग उसको देखते हैं कैसे बनेगा, क्या नहीं है, क्या फॉर्मेट है, उसको हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक अकाउंट बनाएंगे। डेटा सिस्टम के अंदर में केवल एक अकाउंट मेन बनता है। इसमें हम लोग इस तरह से एक अकाउंट खोलेंगे जिसमें 2 अमाउंट कॉलम होगा। 2 अमाउंट कॉलम, देखिए ध्यान से, इसको 2 अमाउंट कॉलम होगा। जिस तरह से हम लोग 11 क्लास में ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ 2 अमाउंट कॉलम खोलेंगे। एक इनर होगा और एक आउटर कॉलम होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग जो है वो कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। तो इसलिए आपको बता दें कि यहाँ जो हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ये जो इन द बुक्स ऑफ होगा ये हेड ऑफिस होगा, क्योंकि हेड ऑफिस के बुक में इसका अकाउंट होता है। हेड ऑफिस के बुक में इसका अकाउंट मेंटेन होता है। और यहां लिख देंगे ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, और यहाँ डेबिट और ये रहा क्रेडिट। यहाँ हम लोग जानते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, देखिए सवाल बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, कोई इसमें ज्यादा मतलब टफ चीज नहीं है। बहुत से बच्चों में ऐसा डर होता है, लेकिन आप देखिए, आप देखने के बाद आप खुद बताइएगा कि कितना आसान चीज है ब्रांच अकाउंटिंग। डेटा सिस्टम आज पढ़ेंगे, इसके बाद जब डेटा सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये अकाउंट खोलने के बाद, इस अकाउंट को खोलने के बाद हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। और सवाल में जो है ना, जो सम्स दिया रहेगा उसमें ना एसेट्स दिया रहेगा कि ब्रांच के पास क्या क्या एसेट्स पड़ा हुआ है, ब्रांच के पास क्या क्या लायबिलिटी है, ये दिया रहेगा। तो हम लोग का पहला काम है कि जितना भी एसेट्स दिया हुआ है, जितना भी एसेट्स, एक भी छूटना नहीं चाहिए, जितना एसेट्स दिया हुआ है उन सबको हम यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसेट्स जो है वो संपत्ति होता है और संपत्ति का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। और इसके अंदर में हम लोग सारा एसेट्स का नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं, अब ये तो हम सवाल मान लीजिए अपने से बता रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए स्टॉक होगा सवाल के अंदर, तो स्टॉक रहेगा, तो हम लोग स्टॉक का बैलेंस यहाँ बाहर में लिख सकते हैं। मान लीजिए डेटर होगा, डेटर, अब बोलिएगा डेटर कैसे, ब्रांच किसी लोगों को उधार में बेचा होगा तो डेटर होगा, डेटर संपत्ति है तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा मान लीजिए कुछ फर्नीचर है, फर्नीचर है ब्रांच के पास, तो फर्नीचर को भी यहाँ ओपनिंग बैलेंस बीडी, हमेशा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ डेबिट में लिखेंगे, फर्नीचर को लिख देंगे। इसके अलावा मान लीजिए कुछ कैश है तो कैश को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कैश को भी यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 10, 20, 30, कुछ भी, इतना तो होगा नहीं। मतलब कहने का मतलब है ये कि जितना भी एसेट्स होगा, जितना भी एसेट्स, उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस बीडी बोल करके लिख देंगे। एकदम लिखेंगे ही लिखेंगे, एक भी एसेट्स छूटना नहीं चाहिए। एक भी एसेट्स अगर छूटेगा तो सवाल गलत होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए इतना ही एसेट्स था, लिख दिए। अब सुनिए, इतना एसेट्स लिखने के बाद हम लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस को बैठाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कहने का मतलब है यहां पर बैठाएंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। जिस तरह से एसेट्स का ओपनिंग इधर डेबिट साइड में, तो एसेट्स का क्लोजिंग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब मान के चलते हैं क्या क्या होगा क्लोजिंग में, तो सवाल में एक बात याद रहे, सवाल में ओपनिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग भी दिया रहेगा एसेट्स का, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रहे आप लोगों का
कि जिसका जिसका ओपनिंग बैलेंस होगा, जिस जिस संपत्ति का ओपनिंग बैलेंस होगा, दे मस्ट शुड हैव क्लोजिंग बैलेंस, उसका क्लोजिंग बैलेंस होना तय है, एकदम उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा। अब आप लोग समझ गए कि अच्छा इसका मतलब है कि स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि स्टॉक का जब ओपनिंग है तो क्लोजिंग होगा। डेटर है तो डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जब डेटर का ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा। फर्नीचर का भी होगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि फर्नीचर का जब ओपनिंग है तो क्लोजिंग होगा। कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, और ये सब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सब यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोले आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में नहीं लिख सकते हैं। इनर में भी लिख सकते हैं, इनर में लिखेंगे तो जोड़ करके हम लोग बाहर करेंगे, लेकिन यही आदत रखना है हम लोगों को कि हम लोग आउटर कॉलम में लिखें। ठीक है, तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, जो एसेट्स सवाल में दिया उसको डेबिट साइड में लिख दिया, टू बैलेंस बीडी। जितना एसेट्स का बीडी होगा यानी कि ओपनिंग होगा, उन सब का क्लोजिंग होगा ही होगा, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए सवाल में कोई लायबिलिटी भी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटी है तो ठीक जिस तरह से एसेट्स का काम हो रहा है ना, ठीक उसी तरह से एकदम लायबिलिटी का काम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि बाई बैलेंस बीडी इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रिएट होता है। तो मान के चलते हैं कि लायबिलिटी में मान के चलते हैं कि क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है, हो सकता है क्रेडिटर्स, तो इसका बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। और मान लीजिए आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग ये भी लायबिलिटी होता है, तो आउटस्टैंडिंग उस एक्सपेंस सैलरी हो चाहे जो हो, एक्सपेंस बोल दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। तो जिस 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 एसेट्स का ओपनिंग होगा उसका क्लोजिंग होगा, तो ठीक उसी तरह से जिस जिस लायबिलिटी का ओपनिंग होगा उसका क्लोजिंग भी होगा। तो जिस तरह से एसेट्स का ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में, तो उसी तरह से लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में, तो इसका क्लोजिंग कहाँ, डेबिट में। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी ये देंगे ही देंगे यहाँ पे, और ठीक जिसका जिसका वहां लायबिलिटी का ओपनिंग होगा उसका उसका क्लोजिंग होना फिक्स है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर रहा, आउटस्टैंडिंग ये रहेगा तो मतलब हम बता रहे हैं जस्ट एग्जांपल कि रहेगा। तो अब मान लीजिए कोई बोल रहा है कि ये वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्रेडिटर नहीं है। कोई ऐसा बोल रहा है कि लायबिलिटी है ही नहीं सवाल में, तो छोड़ दीजिए, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो रहेगा, अगर एसेट्स रहेगा तो उसका ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, और लायबिलिटी रहेगा तो ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, क्योंकि एसेट्स डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो देखिए अभी तक कुछ काम नहीं किए, जो जो दिया था उसको लिख दिए। बस एक बात फिर से बता दे रहे हैं, हमेशा याद रहे कि जिस जिस चीज का ओपनिंग बैलेंस होगा, दे मस्ट हैव क्लोजिंग बैलेंस, उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा ही होगा। ये अगर आप किसी भी एक चीज को छोड़ दे रहे हैं तो समझ लीजिए सवाल गलत हो जाएगा। स्टॉक में अगर 4 ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी 4 होगा। एसेट्स में अगर यहाँ पे 4 ठो है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, कैश, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। यहाँ लायबिलिटी में अगर 2-3 चीजें तो यहाँ भी वही होना चाहिए। सबका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए जिस जिसका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो देखिए इतना काम तो कर देंगे। इतना काम करने के बाद अब हम लोग को 3 स्टेप काम करना है और बस सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जहां 3 स्टेप काम किए कि सवाल खत्म। अब भैया क्या सवाल ऐसा होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो सुनिए। मान लीजिए हमने आपको बताया था डिपेंडेंट ब्रांच में कि हेड ऑफिस जो है ना वो गुड्स भेजता है ब्रांच को, और ब्रांच का काम है केवल बेचना। डिपेंडेंट ब्रांच को ये राइट नहीं होता है कि वो गुड्स बाहर से खरीदे, कोई विशेष परिस्थिति में ऐसा राइट दिया जाता है। तो हेड ऑफिस भेजता है, तो मान लीजिए हेड ऑफिस गुड्स भेजेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। जिस तरह से हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ते थे, टू गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट, ठीक उसी तरह से टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कहने का मतलब ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू, जनरल एंट्री बताएं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, यानी कि ब्रांच के पास संपत्ति बढ़ गया तो डेबिट हो गया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो इसको हम लोग पता है कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। यहां पर क्यों लिखेंगे, अंदर में हो सके कि ब्रांच हेड ऑफिस जो है हमको कुछ माल भेजा है, उसमें से कुछ माल खराब निकल गया, तो हमने क्या किया, हेड ऑफिस को वो माल लौटा दिया। तो जब भी ऐसा होगा तो ही अंदर लिखेंगे। अगर माल रिटर्न नहीं किए होंगे हेड ऑफिस को, ब्रांच अगर हेड ऑफिस को माल रिटर्न नहीं किया होगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए रिटर्न किया है तो यहां पे कर लेंगे लेस रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस, एचओ लिख दे रहे हैं हेड ऑफिस, और इसका हम लोग नेट अमाउंट क्या करेंगे, आउटर कॉलम में ले लेंगे। ये काम करेंगे।
कोई बोल रहा है कि अगर रिटर्न नहीं है तो रिटर्न नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले लीजिए, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया और 2 स्टेप, सवाल पूरा खत्म, आंसर आ जाएगा। क्या है दूसरा स्टेप? अब देखो होता क्या है कि ब्रांच जब काम करता है ना, तो ब्रांच का भी अपना कुछ खर्चा है, ब्रांच का भी कुछ खर्चा है। अब आप बताइए, ब्रांच अगर काम करेगा तो ब्रांच तो अंधेरा में काम करेगा नहीं, लाइट जलेगा ना, तो लाइट का बिल है। ब्रांच जो है कुछ फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर का खर्चा है। वो ब्रांच का ऑफिस का वो जो गोडाउन है, ये सब का रेंट लगेगा, हो सके इंश्योरेंस भी लगेगा। तो बहुत तरह का खर्चा जो है ब्रांच का अपना है। तो ब्रांच के पास तो पैसा है नहीं कि ब्रांच खर्चा करेगा। तो होता क्या है कि हेड ऑफिस क्या बोलता है कि देखिए आप खर्चा कीजिए, जो भी है, क्या क्या आपका खर्चा है वो हमको बता दीजिए। हेड ऑफिस बोलता है हमको बता दीजिए, हम आपको वो पैसा का पेमेंट कर देंगे, या फिर डायरेक्ट हम उस पार्टी को ही पेमेंट कर देंगे। ऐसा मान लीजिए लाइट बिल आया, मान लीजिए 2000 का आया, तो आप लाइट बिल भेज दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। या फिर आप सारा खर्चा जोड़ के बता दीजिए इतना हुआ, हम आपको इकट्ठा पैसा दे दे रहे हैं, आप उसका पेमेंट कर दीजिए। तो होता क्या है कि ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस कुछ खर्चा करता है, यानी कि पैसा खर्चा करता है, जैसे लाइट बिल, सैलरी, या फिर रेंट, इंश्योरेंस, ये सब खर्चा करता है। और एक ये होता है कि ब्रांच को भी कुछ खर्चा करने का राइट होता है, ब्रांच बिना हेड ऑफिस से पूछे कुछ खर्चा करता है। तो इसके लिए होता क्या है ना कि हेड ऑफिस ब्रांच को, हेड ऑफिस जो है ब्रांच को कुछ पैसा क्या करता है ना, पहले से ही दे देता है, जिसको हम लोग पेटी कैश बोलते हैं। पेटी कैश, कुछ पैसा पहले से ही दे दी। ठीक है, तो जब पहले से ही दे दी अगर कुछ पैसा, तो होगा क्या, ब्रांच अपना मन मुताबिक क्या करेगा, उसको खर्चा करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप लोग जो है ना, आप लोग मान लीजिए कहीं पिकनिक जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग कहीं पिकनिक जा रहे हैं, तो पिकनिक जा रहे हैं तो घर में मम्मी पापा को बोले कि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो पिकनिक जाने में कुछ हाथ का खर्चा होता है, हम एंट्री फीस का नहीं बोल रहे हैं, हाथ का खर्चा होता है कि 500 रुपया दे दीजिए। आप अपने पापा से बोले पापा 500 रुपया दे दीजिए, हम लोग खर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि पापा बोले कि जाओ तुम जाओ वहां पे और जा करके जहां जहां तुम्हारा खर्चा होगा, मान लो कि तुमको आइसक्रीम खाने का मन किया, तो आइसक्रीम खाना और दुकान से हमको क्या करना, क्यूआर कोड का फोटो खींच के भेज देना, हम पेमेंट कर देंगे। बिरयानी खाने का मन किया तो जाके बिरयानी खाना, वहां से फोटो खींच के भेज देना, हम पेमेंट कर देंगे। देखिए इससे काम तो हो जाएगा, लेकिन बहुत असुविधा होगा। होगा कि नहीं असुविधा? असुविधा होगा, क्योंकि बार बार पापा परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, कहीं पापा फोन ही नहीं उठाए तब तो फिर मार खाना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर पापा क्या करते हैं कि आपको पैसा दे देते, लो 500 रुपया लो, जहां जहां लय खर्चा, तो आइसक्रीम वाला के लिए पापा को फोन नहीं करना पड़ता, बिरयानी खाने के लिए पापा को फोन। ठीक यही चीज ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच है। हेड ऑफिस क्या करता है, कुछ ब्रांच का अपना जो खर्चा है ना, उस अपना खर्चा के लिए हेड ऑफिस क्या करता है, पैसा दे देता है ब्रांच को, लो अपना मन मुताबिक जहां लय खर्चा करना। और कुछ जो बड़ा बड़ा अमाउंट का खर्चा है उसके लिए हम खुद पेमेंट कर देंगे, तुम बस क्या करना, बिल भेज देना, हम खुद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब मान लीजिए कि अब होगा क्या, तो ब्रांच जो खर्चा करेगा उसको हम लोग यहां लिखेंगे सेकंड स्टेप में, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा हेड ऑफिस देगा। याद रहे यहां वही खर्चा को लिखेंगे, हमेशा याद रहे यहां वही खर्चा को लिखेंगे जो खर्चा हेड ऑफिस कर रहा है डायरेक्ट ब्रांच के बिहाफ में, उसी खर्चा को हम लोग यहां पर लिखेंगे। दूसरा कोई खर्चा को हम लोग यहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, अलग से अगर पैसा दे दे रहा है ब्रांच को, लो तुम खर्चा करना, उसको भी नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट जो ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ में, जो डायरेक्ट जो हेड ऑफिस है वो क्या कर रहा है, ब्रांच के बिहाफ में अगर कोई खर्चा कर रहा है उसको हम लोग इसमें लिखने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्रांच का लाइट बिल जो है वो हेड ऑफिस पे किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल जो है यहाँ पे इसका अमाउंट लिख लेंगे। मान लीजिए उसका बिजनेस का रेंट, ब्रांच जिस बिल्डिंग हो रहा है उसका रेंट पे किया, उसको लिखेंगे। मान लीजिए उसके लिए इंश्योरेंस पे किया तो उसको लिखेंगे। हेड ऑफिस पे किया, तो इन सब को जोड़ करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर से एक बार बता दें, इस जो टू बैंक अकाउंट है इसमें हेड ऑफिस द्वारा किया गया खर्चा ही लिखेंगे जो ब्रांच के बिहाफ में कर रहा है। ठीक है, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस खर्चा कर रहा है उसको लिखेंगे डायरेक्ट। कभी कभी एगो चेक ही भेज देता है तो चेक सेंड टू बोला जाता है हेड ऑफिस, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। हमेशा याद रहे यहाँ पे हेड ऑफिस द्वारा किया गया खर्चा ही लिखेंगे। अब देखिए दो स्टेप हो गया,
एक तीसरा स्टेप करेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है आपको बता दें, बाई रेमिटेंसेस। बाई रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जो पैसा गुड्स को सेल करके ब्रांच के पास इकट्ठा हुआ है, उस सब पैसा को ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को भेज देगा, क्योंकि हेड ऑफिस ही मेन है ना। हेड ऑफिस के बिहाफ में ब्रांच क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो उसको भेज देगा। तो जब उसको भेज देगा तो आइए हम देखते हैं क्या करेगा। तो बताइए ना, वो पैसा भेजेगा, तो पैसा कैसे भेजेगा? तो या कैश सेल जो किया होगा नगद में, जो माल वो नगद में बेचा होगा कैश सेल, उसको, उस पैसा को भेजेगा ना। जो नगद में बेचा होगा उसको तो भेजेगा ना। मान लीजिए नगद में ब्रांच भेजा, तो सारा पैसा हेड ऑफिस को भेज देगा। तो और कोई पैसा भेजेगा क्या? और कोई कुछ पैसा है जो ब्रांच जो है हेड ऑफिस को भेजेगा? भेजेगा। मान लीजिए पूरा साल के दौरान ब्रांच जो है वो कुछ क्रेडिट सेल भी किया होगा, उधार में किया होगा। तो मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल बताते हैं आपको, कि मान के चलते हैं ये पूरा साल है, मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए मान के चलते हैं ऐसे, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, इस तरह से पूरा मान लीजिए दिसंबर तक है। तो मान लीजिए कि क्या किया कि टोटल पूरा साल में, इस पूरा साल में ब्रांच जो है 50,000 रुपया का किया है, क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट सेल जो है ना ब्रांच, वो कितना किया है, 50,000। तो बताइए ना, 50,000 का जब उधार भेजा है, क्या इस साल में इस 50,000 में से एक भी पैसा उसको नहीं मिला होगा? डेटर से कलेक्ट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, डेटर से कलेक्ट वो किया ही होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी में बेचा होगा, फरवरी में बेचा होगा, मार्च है, तो ये सब पैसा तो दिसंबर के पहले मिल ही गया होगा। अब बोलिएगा आप कैसे मिल गया? तो मान लीजिए आप कभी किसी को अगर सामान बेचते हैं, तो कोई आदमी आके आपके पास बोल रहा है कि आप हमको सामान दे दीजिए और 1 साल के बाद पैसा ले लीजिएगा, तो आप उसको सामान देंगे? उधार में कितना दिन, 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो कहीं ना कहीं इस सब महीना में जिसको सामान बेचा गया होगा, उन लोग से तो पैसा मिल गया होगा ना। मिल गया होगा कि नहीं? मिल गया होगा। तो ये सब पैसा उसको मिला होगा, तो ये पैसा भी ब्रांच का किया होगा, हेड ऑफिस को रेमिटेंस कर दिया होगा। तो कहने का मतलब इसका 2 पार्ट होगा, एक कैश सेल और एक हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यानी कि डेटर से जो भी कलेक्शन हुआ होगा इस साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, उस पैसा को भेज देगा। बस सवाल अब यहीं पे खत्म हो गया आपका। यहां पर आ गया, ब्रांच का प्रॉफिट पता चल जाएगा, ब्रांच का जो है प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये देखिए कैसे, यहां पे इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहां पर जोड़ेंगे, और जो साइड ज्यादा है, इधर अगर ज्यादा है अमाउंट में तो इधर जोड़ेंगे, उधर ज्यादा है तो उधर जोड़ेंगे। तो मान लीजिए अगर इधर ज्यादा है हम जोड़ लिए, तो इधर पे जोड़ करके कुछ अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, और यहां से घटा देने के बाद यहाँ कोई अमाउंट आएगा। अगर यहाँ आता है डेबिट साइड में, तो समझ जाइए कि प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एट ब्रांच, यानी कि यहाँ पे ब्रांच को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। अगर मान लीजिए कि, मान लेते हैं, यही बता देते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ ज्यादा था, यहाँ बैलेंस आया, तो लिख देंगे बाई लॉस एट ब्रांच। बस यही प्रोसेस है, पूरा का पूरा सवाल ये खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं डेटा सिस्टम। करना क्या, एक बार फिर से, सबसे पहले एसेट्स का ओपनिंग, एसेट्स का क्लोजिंग, जिसका जिसका ओपनिंग होगा उसका उसका क्लोजिंग होना तय है एकदम। लायबिलिटी का ओपनिंग अगर रहेगा तो बहुत कम ही रहता है ऐसा, और लायबिलिटी का क्लोजिंग। उसके बाद 3 स्टेप चलना है, उसके बाद 3 स्टेप चलना है। और 3 स्टेप में क्या, तो पहला गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसके बाद 2 बैंक अकाउंट, याद रहे ये बैंक अकाउंट जो हेड ऑफिस देगा, हेड ऑफिस जो डायरेक्ट खर्चा करेगा ब्रांच के बिहाफ में, वही वाला आएगा। यहाँ पे कहीं कहीं ना इकट्ठा दिया रहेगा, एक ही बार बोल देगा कि 20,000 खर्चा किया, तो हम लोग एक ही बार लिख देंगे 20,000। तो कहीं कहीं उस 20,000 को ब्रेक करके देगा, तो जैसे ये ब्रेक करके लिखे कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ मान लीजिए कि सैलरी है, कुछ रेंट है, तो ब्रेक करके लिख देंगे। अगर इकट्ठा देगा तो एक ही बार आउटर कॉलम में। और उसके बाद रेमिटेंसेस में 2, एक कैश सेल और एक कलेक्शन। यही, इसके अलावा कोई पैसा ब्रांच के पास आएगा? आप बताइए, 2 के अलावा कोई पैसा ब्रांच के पास आएगा? कोई पैसा नहीं आएगा। तो ये पैसा रेमिटेंस कर देगा, और उसके बाद हम लोग ये बैलेंसिंग कर देंगे। अगर डेबिट में आएगा तो बोलेंगे प्रॉफिट एट ब्रांच, अगर क्रेडिट में आएगा तो बोलेंगे लॉस एट ब्रांच। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस है ब्रांच। इसमें पता है क्या हुआ, इसमें देखिए हुआ क्या, हम आपको बता दें। हमने आपको बताया था कि हर एक बिजनेस का ये पर्पस होता है कि साल के लास्ट में उसका कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है और क्या प्रॉफिट लॉस है, ये जानना। देखिए इस एक ही अकाउंट से उसको सब पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। कैसे, देखो
एसेट्स ओपनिंग, एसेट्स क्लोजिंग पता चल गया, लायबिलिटी का क्लोजिंग पता चल गया और प्रॉफिट पता चल गया ना। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, इंटेलिजेंसी है। सीए जो चार्टर्ड अकाउंट उसका एक इंटेलिजेंस है कि बहुत लिमिटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, लिमिटेड रिकॉर्ड मेंटेन करके, बहुत कम रिकॉर्ड मेंटेन करके हमको प्रॉफिट पता कर लेना है। अगर इसको हम लोग प्रॉफिट को निकाल सकते थे पूरा एकदम मतलब लीगल मेथड से, जैसे हम लोग चलते हैं जर्नल बनाते इसका पहले, फिर लेजर बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते, इसके अलावा हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते। तो देखिए ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, ये सब चीज अगर हम लोग बनाते तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। सीए हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन करेगा कि इतना लंबा ब्रांच का, डिपेंडेंट ब्रांच, छोटा ब्रांच के लिए इतना झमेला करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सीए अपना इंटेलिजेंसी से एक शॉर्टकट तरीका निकाला कि ये शॉर्टकट तरीका ऐसा है कि इसके द्वारा भी हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा और एक ही अकाउंट में हमको एसेट्स का भी क्लोजिंग पता चल जाएगा, लायबिलिटी का भी क्लोजिंग पता चल जाएगा, दोनों पता चल जाएगा। तो दोनों पता चल गया यहाँ पे। अगर हम लोग लीगल तरीका को फॉलो करते डबल एंट्री सिस्टम को, तो इसके लिए हमको अलग से बैलेंस शीट बनाना होता, तब जाके पता चलता है एसेट्स और लायबिलिटी। लेकिन यहाँ देखिए एक ही अकाउंट में सब पता चला, क्योंकि लिमिटेड रिकॉर्ड मेंटेन करके हम लोगों ने क्या किया, ये पता कर लिया। अब देखिए कुछ लोग सोच रहा है कि भैया बहुत सारा ऐसा भी तो होता है कि मान लीजिए ये जो सीए बनाया, ये चीज जो है बनाया, तो इसको बनाने के बाद, इसको बनाया तो क्या अगर वो लीगल तरीका जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीएल ये सबको अगर फॉलो करे तो उसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। जो आंसर उसको फॉलो करके आएगा ना लंबा प्रोसेस में, सेम आंसर इसको भी करने से आएगा, सेम टू सेम आएगा। हम चाहे तो प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चाहे तो दिखा सकते हैं, एकदम वही आंसर आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा उसके लिए हम हिंट दे देते हैं आपको। जैसे हम आपको बताएं कि मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांच उधार में बेचा और क्या हुआ, पैसा डूब गया, कहने का मतलब बैड डेप्ट हो गया, कोई 5,000 रुपया का सामान किसी को दिया था, वो पैसा नहीं दिया। तो आप बोलिएगा कि भैया ट्रेडिंग पीएल में तो पीएल के डेबिट में बैड डेप्ट लिखा जाता है, लेकिन यहां पर बैड डेप्ट क्यों नहीं लिखा गया, तो कैसे मिल गया? यहां पर होता क्या है ना, आपको देखने में लग रहा है कि नहीं लिखा गया बैड डेप्ट, लेकिन बैड डेप्ट लिखा गया। कोई डिस्काउंट दे दिए, देखने में लग रहा है कि डिस्काउंट नहीं लिखा गया, लेकिन डिस्काउंट भी लिखा गया। यहां पे लग रहा है कि मान लीजिए गुड्स लॉस्ट हो गया, आग से जल गया, तो हम लोग वहां पे लिखते हैं फाइनल अकाउंट में, यहां नहीं, यहां भी लिखा गया, बस आपको दिख नहीं रहा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे। मान लेते हैं कि मान लीजिए डेटर जो है ना, डेटर शुरू में मान लीजिए 10,000 रुपया का डेटर है। तो बताइए, अब देखिए हम इसी में ना थोड़ा सा चेंजेस कर करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मान लीजिए डेटर है, हम बताते हैं ये डेटर 10,000 का है, शुरू में 10,000 का डेटर है, ठीक है। और पता चला कि साल का लास्ट में 2,000 रुपया, मान लीजिए 2,000 रुपया का डेटर मेरा जो है ना वो पैसा लेके भाग गया, यानी कि बैड डेट हो गया। तो आप बताइए खुद, जब 10,000 का शुरू में, तो यहाँ क्लोजिंग वो कितना दिया रहेगा? आखिर 8,000 दिया रहेगा ना, 8,000 क्लोजिंग डेटर 8,000 ना होगा 10,000 में। तो देखिए ऑटोमेटिक 2,000 एडजस्ट हो गया, 10,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। तो 10 में 8 गया, कितना आया? ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया 2,000। तो 2,000 कहां ज्यादा हुआ? डेबिट में, और बैड डेट तो डेबिट ही होता है, तो कहने का मतलब एडजस्ट हो गया ना, दिख नहीं रहा है लेकिन बैड डेट। ठीक इसी तरह से डिस्काउंट भी एडजस्ट हो गया। मान लीजिए ये 10,000 है, इसमें हम 2,000 का बैड डेट हो गया, 1,000 का डिस्काउंट दे दिए, तो ये डेटर अब 8 नहीं, ये रह जाएगा कितना का? 7 का। तो देखिए 2,000 बैड डेट भी यहाँ पे डेबिट में रह गया, 1,000 डिस्काउंट भी रह गया। तो ठीक इसी तरह से होता है, ठीक है। इसको अब हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे। तो ये हो गया। अब देखो, अब जैसे मान लो कि ये तो हो गया यहाँ पे डेटर का। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए 10,000 का माल आग लग के जल गया, तो ये कहाँ है? इसमें भी है, दिख नहीं रहा है। देखिए मान लीजिए स्टॉक ही ना जलेगा। मान लीजिए 50,000 का स्टॉक था मेरा पास, ब्रांच के पास 50,000 का स्टॉक था, और हुआ क्या, 10,000 का माल जल गया। तो बताइए ना, ये क्लोजिंग स्टॉक 40 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्लोजिंग में 40 ही ना दिखेगा ऑटोमेटिक। तो 10,000 एडजस्ट हो गया। तो ठीक इसी तरह से वो सब ऑटोमेटिक अपने रेलिवेंट अकाउंट से वो एडजस्ट हो जा रहा है, जिसका संबंध जिस अकाउंट से है उस अकाउंट से ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जा रहा है। यही वजह है कि इसका आंसर और जो हम पूरा जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, उससे जो आंसर निकलेगा सब दोनों आंसर सेम होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम उसी तरह से लिख देते हैं जो लिखे थे।
ये हो गया कंसेप्ट। अब हम ये बताएं, हालांकि सब कुछ एक दूसरे से एडजस्ट हो गया। डेप्रिसिएशन फर्नीचर से एडजस्ट हो जाए। देखिए फर्नीचर डेप्रिसिएशन बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 5,000 का फर्नीचर था मेरा पास, ब्रांच के पास 5,000 का फर्नीचर था। अब जो है फर्नीचर मान लीजिए 3,000 का हो गया। तो आखिर 3,000 क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि 2,000 का क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। तो देखिए 2,000 का इम्पैक्ट जो है डेबिट में पड़ा। 5 में 3 गया तो 2 कहां पड़ा? डेबिट में। तो इस तरह से ये हो गया। तो इसी तरह से सब एडजस्ट हो जाता है, सब एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारा एडजस्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे, बस यही तरीका फॉलो करेंगे डेटर सिस्टम सिंथेटिकल मेथड में और आंसर आ जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर से, सबसे पहले स्टॉक का, सॉरी स्टॉक नहीं, एसेट्स का सारा ओपनिंग इधर बीडी डेबिट में, जिसका जिसका ओपनिंग होगा उसका उसका क्लोजिंग होगा एसेट्स का क्रेडिट में। लायबिलिटी का ओपनिंग इधर, लायबिलिटी का क्लोजिंग इधर। बीच में 3 स्टेप, गुड्स सेंड टू ब्रांच और हेड ऑफिस द्वारा खर्चा किया गया ब्रांच के लिए वो, और उसके बाद रेमिटेंसेस बैलेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ हम पॉइंट बता दें। पॉइंट पॉइंट ये सब पॉइंट याद रखना है, हमेशा याद रखना है। क्या पॉइंट है तो हम यहां पे बता देते हैं। 1 नंबर पॉइंट लिख देंगे, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा हमेशा, कि कभी भी क्रेडिट सेल ब्रांच के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका अंदर क्रेडिट सेल का नाम नहीं आएगा। दूसरा, दूसरा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड, not recorded in branch account, not recorded in branch account because they adjusted through stock account, क्योंकि वो लोग जो है ना नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस वो स्टॉक के अकाउंट से ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। ठीक इसी तरह से जितना सारा डेप्रिसिएशन है, डिस्काउंट है, जो भी चीज है, तो यहां पे हम लिख देते हैं सीधा नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश वो ऐसा खर्चा जिसके लिए पैसा नहीं जाता है लेकिन खर्चा हो जाता है। जैसे बैड डेट, कोई पैसा लेके भाग गया तो मेरा पैसा थोड़ी, मतलब मेरा पास से खर्चा थोड़ी हुआ, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर जितना है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, हम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, they all are not recorded because they adjusted through their रेलिवेंट अकाउंट। रेलिवेंट माने जो जिससे संबंधित है उस अकाउंट से क्या हो रहा है? एडजस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला पॉइंट है, कभी भी सवाल बनाया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका फॉर्मेट और इंट्रोडक्शन किसका? सिंथेटिकल मेथड का। अब हम लोग एक सवाल बना के भी देखेंगे, और सवाल बना के देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, सवाल बना के देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए शुरू करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में जो डेटा सिस्टम है उसका एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, एक एग्जांपल कराते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोल रहे प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है अंडर डेटर सिस्टम। लिखा हुआ है बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को क्या बैलेंस दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग जो है वो 2 लाख का दिया हुआ है, बिल्डिंग एसेट्स है। कैश 40,000 का है, डेटर 30,000 का है, स्टॉक 35,000 है, फर्नीचर 1 लाख है। ये सारा का सारा एसेट्स है, इसलिए एसेट्स के बारे में हम कहा बताएं, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद कुछ ड्यूरिंग द ईयर कुछ खर्चा हुआ है उसको दिया गया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 3,80,000 है। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 28,000 है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 22,000 है। बैड डेट है 10,000। कैशल है 2,20,000 और क्रेडिट सेल जो है 8 लाख है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 6,30,000 और बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस दिया हुआ है। स्टॉक का दिया हुआ है 25,000 और बोल रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर।
डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे कितना परसेंट, 10%। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बना कर देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट ले लेंगे। फॉर्मेट आपको बता दिया गया है फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो ठीक ट्रेडिंग पीएल के तरह फॉर्मेट बनेगा। तो ये देखिए ये रहा फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। ये रहा फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, HO हेड ऑफिस, डेबिट क्रेडिट। इसके अंदर में क्या लिखा था आप लोग को मालूम ही है, उसको हम नहीं बताते हैं। देखिए अब सबसे पहले सवाल को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम होगा एसेट्स के ओपनिंग को बैठाना। तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस BD, और बताइए क्या क्या एसेट्स है। देखिए सवाल में देखिए बिल्डिंग दिया हुआ है, तो लिखिए सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना का है देखिए, तो बिल्डिंग है 2 लाख का, तो बाहर में लिख दीजिए 2 लाख। उसके बाद बोल रहा है कैश, कैश कितना का है, ध्यान दीजिए कैश है 40,000 का, तो लिख दीजिए 40,000। उसके बाद बोल रहा है डेटर, तो डेटर कितना का है देख लीजिए, डेटर जो है वो है 30,000 का, तो लिखिए यहाँ पे 30,000। जितना संपत्ति होगा, जितना भी एसेट्स होगा सबको डेबिट में। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक भी एसेट्स है, लिखिए स्टॉक को, स्टॉक कितना है 35,000, तो लिखिए 35,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना का है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है वो 1 लाख का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख, 1 लाख। तो सारा एसेट्स हो गया, आप देख लीजिए एसेट्स हो गया, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और हमने बताया कि जिसका जिसका ओपनिंग होगा उसका उसका क्लोजिंग होगा, तो हम तुरंत यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। और जब सवाल में आप देखिएगा ना, तो सवाल में केवल स्टॉक का ही क्लोजिंग दिया है, बाकी किसी का नहीं दिया है, तो इससे घबराना नहीं है, सबका क्लोजिंग पता चल जाएगा। देखिए कैसे, पहले जिसका दिया उसका लिखिए, या फिर आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, जैसे ये सजाया हुआ है उस तरह से ऐसे ही लिखिए। तब बिल्डिंग लिख दीजिए, बिल्डिंग यानी कि उसका क्लोजिंग होगा, क्योंकि हमने बोला कि जिसका जिसका ओपनिंग होगा उसका उसका क्लोजिंग होगा, तो बिल्डिंग का होगा। कैश का भी तो होगा, तो कैश का होगा। डेटर का भी होगा, तो डेटर का भी होगा। स्टॉक का भी होगा, तो स्टॉक भी लिख दिए। और फर्नीचर का भी होगा, तो इसलिए फर्नीचर भी यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब बाद में देखेंगे क्या क्या कैसे होगा, लेकिन हाँ स्टॉक का सवाल में दिया हुआ है, तो आप स्टॉक के सामने लिख दीजिए कि स्टॉक का क्लोजिंग कितना है 25,000। ठीक, अब आइए 3 स्टेप बोले थे ना, 3 स्टेप, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं दिख रहा है, दिखता तो ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, लेकिन यहाँ पे आइए 3 स्टेप। 3 स्टेप क्या बोले थे, पहले लिखिए टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। जब टू गुड्स सेंट टू ब्रांच करेंगे, देखिए सवाल में दिया हुआ है 3,80,000, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा अगर कोई रिटर्न टू HO होगा ना, तो अंदर में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे लिखिए 3,80,000 डायरेक्ट। अगर रिटर्न टू HO होता तो अंदर लिखते, अंदर से बाहर ये जोड़ करके घटा करके रिटर्न को तब वहां पे बाहर करते, तो नहीं है तो डायरेक्ट 3 लाख। और बोले थे 3 स्टेप, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप टू बैंक, अगर कोई खर्चा हेड ऑफिस कर रहेगा ब्रांच के बिहाफ में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और देखिए ना सवाल में दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, और एक है एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। मैंने क्या बोला, हेड ऑफिस जो करेगा वही लेना है, ब्रांच जो करेगा वो नहीं लेना है। हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच जो करेगा उसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ब्रांच कैश से एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए ना, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 22,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, HO लिख देते हैं 22,000। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप करेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। बाय रेमिटेंसेस, बाय रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस में लिखेंगे पहला कैश सेल, कैश सेल, और दूसरा लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्रेडिट सेल को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, मैंने अभी पॉइंट में लिखा दिया, क्रेडिट सेल को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कलेक्शन। तो आइए ना देखते हैं कैश सेल कितना है, तो कैश सेल दिया हुआ है 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 रुपया। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर वो भी दिया हुआ है 6,30,000 रुपया। बस ये सवाल हो चला, अब कंप्लीट हो गया, 8,50,000 ये हो जाएगा। बस 3 स्टेप, सवाल खत्म। लेकिन सवाल तब खत्म होगा जब इन सब का हमको क्या पता चल जाए, क्लोजिंग।
यानी कि अभी सवाल थोड़ा सा बाकी है। आइए देखते हैं क्लोजिंग कैसे पता चलेगा। तो देखिए बिल्डिंग 2 लाख का है और बिल्डिंग यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए बिल्डिंग के बारे में सवाल में कुछ बोला गया है क्या, तो पूरा सवाल को देखने के बाद पता चल रहा है कि बिल्डिंग के बारे में सवाल में कुछ नहीं बोला गया। तो जब कुछ नहीं बोला गया तो इसका मतलब 2 लाख का जो बिल्डिंग है वो 2 लाख ही रह जाएगा, ये नियम है। हाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन जब नहीं है तो 2 लाख का बिल्डिंग 2 लाख ही रहेगा, क्योंकि सवाल में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, केवल फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, केवल फर्नीचर पे। ठीक है, अब ये तो 2 लाख का बिल्डिंग 2 लाख रह जाएगा। अगर कैश का बात करें, कैश, तो देखिए कैश शुरू में कितना का था, 40,000 का। ठीक है, आइए अब कैश का देखते हैं। 40,000 का कैश था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हुआ क्या है, कैश के लेके कुछ हुआ है। हाँ, ब्रांच जो है 28,000 रुपया का कैश खर्चा किया है। देखिए लिखा है एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच। तो ब्रांच जो 28,000 का खर्चा किया है, तो वो पैसा वो अपना पास का पैसा किया होगा। यानी कि अभी बोले थे ना थोड़ा देर पहले एग्जांपल, कि मान लीजिए कि हेड ऑफिस क्या करता है, मोटा मोटी लमसम अमाउंट ब्रांच को दे देता है कि लो अपना खर्चा करना, तो वही 40,000 पड़ा हुआ है जो हेड ऑफिस दिया है, इसी में से ब्रांच का किया है 28,000 रुपया खर्चा किया है। तो यहीं पे ब्रैकेट में दिखा देंगे 40,000 माइनस 28,000 बराबर कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैश कितना हो जाएगा, 12,000। क्लोजिंग कैश 12,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद डेटर का अगर बात करें तो डेटर कैसे निकलेगा, क्लोजिंग डेटर कैसे निकलेगा, तो देखते हैं क्लोजिंग डेटर कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्लोजिंग डेटर तो यहाँ पे निकालना मुश्किल है, क्लोजिंग डेटर तो दिया ही नहीं है। तो जब क्लोजिंग डेटर नहीं दिया तो हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए हमको एक तो डेटर अकाउंट बना लेना होगा। अगर हम डेटर अकाउंट बना लेंगे तो वहां से क्लोजिंग डेटर पता चल जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़े, क्रेडिट सेल नहीं दिया है, उसको निकालने के लिए भी डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब डेटर अकाउंट बना, तो हम यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और एक बनाएंगे डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे डेटर इसमें ना हम लोग डेटर मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बोलते हैं, डेटर भी बोल सकते हैं लेकिन मेमोरेंडम डेटर अकाउंट का मतलब होता है जो समय से पहले बन जाता है। देखिए एक लेजर अकाउंट खोल लेंगे, बस छोटा सा लेजर अकाउंट खोल लेंगे। ये इस तरह से डेट हो गया, ये अमाउंट कॉलम हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम लगा देंगे, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। अब देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ से क्लोजिंग निकालेंगे, क्लोजिंग डेटर एकदम आराम से मिल जाएगा। देखिए डेटर अकाउंट के लिए हमको डेटर अकाउंट बना, तो बताइए डेटर का पहले ओपनिंग बैलेंस बैठाना होगा। देखिए सवाल में देखिए डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000, तो डेटर होता है संपत्ति, एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी कितना, 30,000 यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब उसके बाद हमको तो सीडी निकालना है, तो सीडी निकालने के लिए यहाँ पे सीडी आएगा, लेकिन हमको तो बाद में ना पता चलेगा। अब सवाल के अंदर हर वो चीज देखेंगे जिसकी वजह से डेटर अफेक्ट हो रहा है, या तो डेटर बढ़ रहा है या तो डेटर घट रहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला काम करेंगे जब देखेंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट का मतलब डेटर पैसा देने से मना कर दिया, डूब गया पैसा, तो डेटर कम होगा ना, बैड डेप्ट से डेटर, और डेटर का कम होना एसेट्स है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैड डेप्ट, बाई बैड डेप्ट। कितना हो जाएगा बैड डेप्ट, तो सवाल में बोल रहा है बैड डेप्ट जो है वो है 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कैश सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल एक दिख रहा है, तो क्रेडिट सेल की वजह से डेटर बढ़ जाएगा। जितना सामान हम उधार में बेचेंगे मेरा डेटर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिसको हम सामान उधार में बेचते हैं वही मेरा डेटर बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल। तो कितना का सेल हुआ है, 8 लाख रुपया का क्रेडिट सेल हुआ है, 8 लाख, तो 8 लाख का क्रेडिट सेल। तो ये अब हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। हाँ अगर रिटर्न इनवर्ड होता डेटर से तो यहाँ लेस कर देते, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डिस्काउंट अलाउड होता तो लेस कर देते, जिसका वजह से डेटर घटेगा वो क्रेडिट में, जिसके वजह से डेटर बढ़ेगा अगर कुछ है तो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो बस खत्म करेंगे। 8,30,000 इधर जोड़ करके होगा, इधर भी जोड़ करके होगा 8,30,000 और 8,30,000, ये 8,30,000 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखिए एक चीज रह गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पे जब डेटर से कलेक्शन करेंगे, डेटर से कलेक्शन करेंगे तो डेटर कम होगा ना। डेटर से अगर हम कलेक्शन करेंगे, मान लीजिए उधार में सामान बेचे थे और वो आके पैसा दे दिया, तो डेटर कम होगा ना। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर को लिख लेंगे, यहाँ भी हमने लिखा है, यहाँ लिख देंगे 6,30,000 रुपया, क्योंकि डेटर से जब कलेक्शन कर लेंगे तो डेटर संपत्ति ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्रेडिट। तो ये हो गया 6,40,000। अब 8,30,000 में 6,40,000 को अगर हम घटा दें, कैलकुलेटर पे अगर हम घटा दें 8,30,000 में 830 माइनस 640,
640, तो 1,90,000 रुपया जो है ये आ गया मेरा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग डेटर। यहाँ पे लिख देंगे ये बी बाई एफ यानी कि बैलेंसिंग फिगर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,90,000 रुपया डेटर। क्लियर। और यहाँ पे टीचर को दिखाने के लिए लिख देंगे WN1 यानी कि वर्किंग नोट 1 से आया हुआ है, यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद स्टॉक का तो दिया हुआ है, सिर्फ अगर फर्नीचर का पता चल जाए तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्नीचर का देखिए ना, सवाल में बोल रहा है कि फर्नीचर के लिए बोल रहा है ना कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है कितना, तो 10% डेप्रिसिएशन है। तो सिंपल है बहुत, 10% डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, फर्नीचर शुरू में है 1 लाख का, और 1 लाख पे जब 10% डेप्रिसिएशन हो गया तो यानी कि 10,000, तो 2-3 तरीका है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लाख रुपया है फर्नीचर, और 10% डेप्रिसिएशन हो यानी कि 1 लाख का हम डायरेक्ट, जब कोई भी चीज होता है 100%, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 90% लिख करके 90,000 ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 1 लाख है और हम अलग से निकाल लिए कितना, 1 लाख का 10%, तो 10,000 यहाँ पे लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन वैसे करेंगे। तो आइए ना, यहाँ पे कैलकुलेशन सही दिखे इसलिए हम बोल रहे हैं, जब 10% डेप्रिसिएशन हो गया तो फर्नीचर अब तो 90% रह गया ना, तो यहाँ पे 90% निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कितना, 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो यानी कि फर्नीचर जो रह गया अब कितना का रह गया, 90,000 का। अब इसको हम लोग बंद करके सवाल को कंप्लीट करेंगे। अगर इधर आएगा तो बोलेंगे प्रॉफिट, इधर आएगा तो बोलेंगे लॉस। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं। 8,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 12,000 है, 12,000 प्लस 1,90,000, उसके बाद लिखेंगे 25,000, उसके बाद लिखेंगे 90,000। तो इसका मतलब 13,67,000, 13,67,000। यहाँ भी लिख देंगे 13,67,000, और उसके बाद यहाँ का सारा आइटम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख माइनस 40 और 30 हो जाएगा 70,000, माइनस ये 1,35,000 दोनों मिला करके हो जाएगा। उसके बाद 380 हो जाएगा, उसके बाद ये 22,000 हो जाएगा। तो आया 5,60,000। ये जो 5,60,000 यहाँ बैलेंस आया, इसी का नाम देंगे टू प्रॉफिट एट ब्रांच, टू प्रॉफिट एट ब्रांच। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया आंसर। यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये हो गया, ये इस तरह से सवाल बनता है सिंथेटिकल मेथड के अंदर में। तो ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है। इसका बाद हम लोग आगे और भी थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल का बढ़ेगा, लेकिन टफ नहीं होगा, थोड़ा ही टफ होगा, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं सेकेंड पार्ट में। तो आप लोग एक बार हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, जब ये हो गया तो अब आगे जो है ना, सवाल में कुछ कुछ और भी चीजें हम लोग पढ़ने को मिलेगा। जैसे इनवॉइस प्राइस वाला सवाल मिलेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है, तो वो लोग तो कंसाइनमेंट पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में कंसाइनमेंट पढ़ा होगा तो जानता होगा, नहीं जानता होगा तो भी कोई घबराने का बात नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास। और ब्रांच अकाउंटिंग का सिंथेटिकल मेथड बताएं, आगे हम लोग और भी देखेंगे इसका सवाल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही अगला अपना तीसरा पार्ट में, और वहां पे कुछ स्टैंडर्ड सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।